Hello students, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter non-cooperation movement, and in this part of the chapter we had learned some points there. Now today we are going to learn the next point of this chapter, and the next point is there, that is non-cooperation movement. The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indians. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट थी वो किस तरह की थी? इस मूवमेंट के पीछे की जो कॉन्सेप्ट थी वो इस तरह से थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टोटली इंडिया के कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है ना? जो भी इंडियंस है उनके कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है. देन इफ द इंडियंस adopted complete non-cooperation, then the British government will completely collapse. With this intention, he evoked the people of India to take part in this movement. तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे रख करके अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी इंडियन पीपल कोऑपरेट नहीं करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी, गवर्नमेंट वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी. और इसी इंटेंशन को सामने रख करके उन्होंने हमारे कंट्री के जो भी सारे पीपल है, देशवासी हैं, उन्हें जगाया, उनको बताया कि अगर हम ऐसा करें तो गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी. और यही मूवमेंट मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रही. इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट नागपुर. तो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन वहाँ पे रखा था जो नागपुर में था. The solution of non-cooperation movement, the resolution of the non-cooperation movement put forth by चित्तरंजन दास was accepted. तो चित्तरंजन दास इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रिसोल्यूशन था वो सामने रखा. ऑल रीजन ऑफ द मूवमेंट्स, ऑल रेंज ऑफ द मूवमेंट वेर गिवन इन द हैंड ऑफ महात्मा गांधी. और सभी के सभी रेंज, सभी के सभी जो सत्ता इस मूवमेंट की वो महात्मा गांधी जी के हाथों में थी. According to this resolution, the program was framed to boycott government offices. तो जिस तरह से ये प्रोग्राम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसका रिसोल्यूशन इस तरह से था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को बॉयकॉट करना, उसके साथ साथ गवर्नमेंट कोर्ट्स को बॉयकॉट करना, फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये सब चीज़ों को बॉयकॉट करना है. बॉयकॉट करना मतलब छोड़ देना, टू लेफ्ट इट, ओके, त्याग कर देना, टू सेक्रीफाइस दैट, ओके, बॉयकॉट, बहिष्कार कर देना, ओके. देन प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की प्रोग्रेस किस तरह से हुई? ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी एमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा बॉयकॉटेड द कोर्ट. ओके, तो इंडिया के अंदर के बहुत ही एमिनेंट यानी जाने माने पॉपुलर ऐसे जो लॉयर्स थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू है वो, उसके बाद चित्तरंजन दास, और ऐसे बहुत से सारे जो लॉयर्स थे, उन्होंने जो ब्रिटिश कोर्ट है उसको बॉयकॉट किया, उसका त्याग किया, उसके ऊपर बहिष्कार किया, ओके, बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिस. ओके, देन ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ ही बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन. जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस को भी बॉयकॉट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो नेशनल एजुकेशन को वहाँ पे रन किया गया, मतलब नेशनल एजुकेशन की जो स्कीम है उसे रन किया गया. मैनी नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वेर इस्टेब्लिश. और बहुत से सारे नेशनल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए. देयर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शंस. अब जो आने वाले जो इलेक्शंस थे उसे भी बॉयकॉट कर दिया गया. देन बॉयकॉट एंड बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. तो फॉरेन क्लोथ्स को तो छोड़ ही दिया, बॉयकॉट किया, उसका बहिष्कार किया, साथ में उसे जला भी दिया. देन ड्यू टू दिस इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीजेस. और इसकी वजह से क्या होगा? जो फॉरेन क्लोथ्स है, मतलब यूरोप से आने वाले, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से आने वाले जो भी सारे क्लॉथ्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. इन 1921 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, he was welcomed by organizing hartal. Lonely roads and closed shops welcome the prince. The movement spread from the planters in Assam to rail workers in Bengal. To bring the movement under control, the British government undertook suppressive measures.
तो जो 1921 में इस पीरियड में इंग्लैंड से मतलब जो प्रिंस है वॉल्स, इंग्लैंड के प्रिंस, वो इंडिया में विजिट के लिए आए। देन उनका वेलकम वहाँ पे किस तरह से हुआ, पूरी हड़ताल से हुआ। मतलब इंडिया के अंदर हड़ताल, सब जगह पे जो भी सारे शॉप्स है क्लोज है, रोड पे कोई नहीं है, मतलब उन्हें किसी भी तरह से वेलकम नहीं किया जाएगा। लोनली रोड्स एंड क्लोज शॉप्स वेलकम द प्रिंस, आने वाले वेल्स प्रिंस को किसी ने वेलकम नहीं किया, इन शॉर्ट, है ना। मतलब सिर्फ वहाँ पे जो खाली रोड्स थे, लोनली रोड्स और क्लोज शॉप्स थे, वही थे। द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन आसाम, तो ये जो मूवमेंट थी आसाम के जो प्लांटर्स हैं, मतलब जो फार्मर्स जिसे हम कहेंगे वो, और बंगाल के जो वर्कर्स हैं, वहाँ तक ये मूवमेंट चली गई थी। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर द कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स, और इस मूवमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सप्रेसिव ऐसे मेजर्स को वहाँ पे यूज़ किया। इन February 1922, the police opened fire on the peaceful procession of चौरी चौरा in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम की एक बहुत ही पीसफुल जगह है, वहाँ पे पुलिस ने फायर कर दी। ओके, द पीपल वेयर एंग्री एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन in which along with one officer 22 policemen were killed। अब जो इंडियन पीपल हैं वो इस घटना की वजह से गुस्सा हो गए और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, और जलाने के बाद वहाँ से एक ऑफिसर और 22 पुलिसमैन जो है वो मर गए। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट, और इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी जो है वो दुखी हो गए, हर्ट हो गया उन्हें। देन ऑन 12 फरवरी 1922, अब 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया, ये मूवमेंट ही बंद कर दी। डू यू नो मुंशी सत्याग्रह, तो मुंशी सत्याग्रह ये क्या है? ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द फार्मर्स ऑफ द मुंशी तालुका इन पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉन्च्ड सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेनापति पांडुरंग महादेव बापट led the Mulshi Satyagraha, for which he was published with 6 years of imprisonment। तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी उस वक्त जो मुंशी तालुका के, पुणे के अंदर मुंशी तालुका है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक सत्याग्रह वहाँ पे लॉन्च किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिनका नेतृत्व कर रहे थे सेनापति पांडुरंग महादेव बापट। ओके, और उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। देन गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप इन अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस्ड 6 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो आगे चल करके गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया 1922 में। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो नेशन के खिलाफ में वहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं यंग इंडिया नाम की प्रेस में, तो नेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जुर्म उनके ऊपर लगाकर और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, है ना। देन लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। अब गांधी जी की तबीयत बिगड़ गई, कहाँ पे? जेल के अंदर, और फिर उन्हें छोड़ दिया गया तबीयत बिगड़ने की वजह से। गांधी जी अलॉन्ग विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक अप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विच मेनली इंक्लूडेड स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, देन प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, देन पॉपुलराइज यूज ऑफ खादी, नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। उन्हें छोड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने जो नेशन को अवेकनिंग वाली जो चीज़ है वो फिर से स्टार्ट कर दी, अपनी फिर से मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी। किस तरह की मूवमेंट? तो स्वदेशी का प्रचार, है ना, स्वदेशी को स्प्रेड करना। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऐसे काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अल्कोहल को प्रोहिबिट करना, अल्कोहल के अपोज में रहना, अनटचेबिलिटी को कम करना, ख़त्म करना। देन जो खादी की जो पॉपुलैरिटी है उसे बढ़ाना,
नेशनल एजुकेशन देना, ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव इन रूरल एरिया। तो इस तरह के कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम की वजह से जो मूवमेंट है रूरल एरिया में और भी ज़्यादा बढ़ गई। देन स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, द मेंबर ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडिया ऑफ contesting election and obstructing the work of the British government। तो जो कुछ यूथ उस वक्त के थे जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इंडियन कांग्रेस में थे, तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन में हिस्सा लेकर के, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर करके और फिर हम असेंबली में जाएंगे और गवर्नमेंट के जो भी सारे वर्क्स हैं उनके आगे ऑब्स्ट्रैकल बन के खड़े रहेंगे, वो गवर्नमेंट को वर्क नहीं करने देंगे। इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश। तो 1922 में यह स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हो गई। इन 1923 मेनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वेयर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर अगले जो इलेक्शंस हुए 1923 में, तो ये स्वराज पार्टी के बहुत से सारे मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होकर आए। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेनली इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, Lala Lajpat Rai and N.C. Kelkar. When the political movement in the country calmed down, then the fight in the legislative assembly was strengthened by the Swaraj Party। अब जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सारे बहुत से सारे जो मेंबर्स हैं ये स्वराज पार्टी के आ गए हैं, उसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय, N.C. केलकर, इस तरह के लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स वहाँ पे कंट्री के अंदर करने लग गए। जब जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स कंट्री की वो कम होती जा रही थी उस वक्त उसे बढ़ावा देने का काम ये स्वराज पार्टी ने किया। दे सेवरली अपोज द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश लोगों की जो अनजस्ट पॉलिसीज है उसे ज़ोरदार अपोज किया। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन इन इंडिया फॉर इन फ्यूचर। तो इंडिया में फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, लोगों के कल्याण वाली गवर्नमेंट चाहिए। दे मेड अ रिसोल्यूशन टू बी पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम प्रिजन। तो जेल में जो भी सारे पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे डाले गए हैं उनको छोड़ने के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसोल्यूशन वहाँ पे पास किया टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसके लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रिसोल्यूशंस। उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसने बहुत से सारे रिसोल्यूशंस को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज साइमन कमीशन। ओके, साइमन कमीशन। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द Montagu-Chelmsford Act of 1999 were unsatisfactory। तो 1999 में एक एक्ट वहाँ पे बनाया गया Montagu-Chelmsford Act, जो अनसेटिस्फैक्टरी ऐसा एक्ट था। उसमें क्या था? हेंस देयर वॉज अ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल। ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द chairmanship of Sir John Simon। In this commission, none of the Indian member was included, hence the Congress decided to boycott the commission। तो लोगों के दिलों में इस तरह से डिसकंटेंट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एक कमीशन वहाँ पे बिठाया जिसका चेयरमैन था सर जॉन साइमन। और ये सर जॉन साइमन जो है उन्होंने अपने कमीशन में किसी भी तरह के इंडियंस को वहाँ पे शामिल नहीं किया और इसको देखते हुए इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया। इंडियन पीपल ने त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया उस कमीशन था। इन 1928 द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। 1928 में ये कमीशन इंडिया में आया। वेर एवर इट ट्रेवल द पीपल मेड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट देम। तो जहाँ जहाँ पे ये जा रहा था तो लोग वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे बाय शाउटिंग द स्लोगन लाइक साइमन गो बैक। ओके, तो किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था? लोग वहाँ पे चिल्ला के बोल रहे थे, उनका एक स्लोगन, एक घोष वाक्य वहाँ पे बन गया था जो था साइमन गो बैक। इस स्लोगन के साथ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस अधिकारी को
इस उसके एक्ट को. ओके. देर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन एट लाहौर. लाला लजपत राय वॉज leading the demonstration against the Simon Commission. The police lathi charged the demonstrators. Surendra, sorry, Saunders, a police officer, attacked Lalaji with lathi. After the attack in the protest meeting, Lalaji said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर." ओके. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से साइमन गो बैक वाले स्लोगन से बहुत जगहों पे वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा और लाहौर के अंदर भी इसी तरह का एक प्रोसेशन वहाँ पे चल रहा था और जिसको लीड कर रहे थे लाला लजपत राय. अब लाला लजपत राय इस प्रोसेशन के सबसे आगे थे. यहाँ पे आप देख सकते हो साइमन गो बैक इस तरह से प्रोसेशन चल रहा है. लोग वहाँ पे विदाउट एनी आर्म, किसी भी तरह के हथियार ना लेते हुए शांति से सिर्फ अपना स्लोगन वहाँ पे बोल रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन को यहाँ से जाना है. ओके. और सबसे आगे थे लाला लजपत राय. तो उस वक्त एक वहाँ पे पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था सॉन्डर्स, है ना. उसने लाला लजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया, लाठी से मतलब डंडे से अटैक किया और उस अटैक से जो लाला जी हैं वो घायल हो गए. और फिर हर एक वार में, हर एक ब्लो में उन्होंने क्या कहा कि एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ओके. तो हर एक लाठी का जो भी मतलब वार है मेरी बॉडी के ऊपर, है ना, तो वो एक नेल है, एक खिला है जो ब्रिटिश एम्पायर के, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अगेंस्ट में है. विथ अ फ्यू डेज ऑफ द अटैक लाला जी डाइड. अब इस अटैक के कुछ दिन बाद लाला लजपत राय वहाँ पे उनकी डेथ हो गई. देखो ये फोटो है लाला लजपत राय इनकी. ओके. नेक्स्ट है वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर नेहरू रिपोर्ट. देन okay, the next point is there Nehru report. Then now listen carefully. Birkenhead, Secretary of State of India, criticized that the Indian leader cannot draft a unanimously accepted constitution. This challenge was accepted and an all-party committee was formed. Pandit Motilal Nehru was the chairman of this committee. तो स्टेट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे उस वक्त के बर्कनहैंड. तो उन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया, है ना. तो इंडियन पीपल जो है उनकी कैपेबिलिटी बताते हुए वो बोले कि जो इंडियन पीपल है ना वो अपने आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडिया की जो रूल है वो अपने आप नहीं कर सकते. उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि कंट्री को किस तरह से चलाया जाता है उनको पता नहीं है, ऐसा उनका इन शॉर्ट कहना था. तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया. किसने किया? पार्टी कमेटी वहाँ पे फॉर्म हो गई चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए. और मोतीलाल नेहरू ये जो है इस कमेटी के चेयरमैन उस वक्त रहे थे, मोतीलाल नेहरू. और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है. तो चलो वो इस तरह से है. टू इस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट एडल्ट फ्रेंचाइजीज सिस्टम, लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविजंस. सच proposals were put up in this report. This report was known as Nehru report. तो सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया की जो कॉलोनीज़ है उसमें कुछ एडल्ट फ्रेंचाइजीज सिस्टम वहाँ पे ऐड की गई. उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविजंस. तो प्रोविजंस के जो डिवीजन है वो लैंग्वेज के हिसाब से. तो इस तरह के कुछ प्रोपोजल्स इस रिपोर्ट में रखे गए थे और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया था. गवर्नमेंट किस तरह से चलाएंगे, हमारी कंट्री किस तरह से बनाएंगे, इसका एक शॉर्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था जो नेहरू रिपोर्ट है. By the end of 1929 an indication was given that if the Nehru report is not accepted, तो 1929 के एंड में एक इंडिकेशन वहाँ पे दिया गया कि अगर नेहरू रिपोर्ट को अपनाया नहीं गया तो बाय द गवर्नमेंट देन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट विल बी स्टार्टेड. अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं अपनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो एक नई मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो जाएगी जो रहेगी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ऑन दिस बैकग्राउंड द December 1929
the Lahore session presided by Pandit Jawaharlal Nehru became memorable in history. अब दिसंबर के 1929 के दिसंबर में इस बैकग्राउंड के ऊपर लाहौर के अंदर एक सेशन वहाँ पे रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, या उन्होंने वहाँ पे रखा, और फिर ये हिस्ट्री में बहुत ही मेमोरेबल चीज़ वहाँ पे रही थी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. ओके, and the next point is there, that is demand for Purna Swaraj. The objective of Indian National Congress of dominion status of was not acceptable to many young members. अब यहाँ पे बताया गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो डोमिनियन स्टेटस वहाँ पे जो बताया गया है वो बहुत से सारे जो यंग मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं अपनाया. ओके, तो यंग लीडर्स लाइक पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वेयर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो जो यंग पीपल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जैसे कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांगनी जो डिमांड है वो वहाँ पे की. कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये डिमांड उन्होंने रखी. डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. दैट मीन्स पूर्ण स्वराज. ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यंग ग्रुप इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसोल्यूशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास. और इस सेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन के रिसोल्यूशन के अटेनमेंट में जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी उसे पास किया गया. थ्रू दिस रिसोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस. और इस पूरे सेशन में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बताए. इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया. तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही बताया गया कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, ऑन 31 दिसंबर 1929 पंडित नेहरू unfurled the tricolor flag and the resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day. अब 31 दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू इन्होंने जो हमारा ट्राई कलर है तिरंगा फ्लैग जो है उसे अनफ्लर्ड करके और कहा कि 26 जनवरी ये हमारा इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे रहेगा, जो हमें सेलिब्रेट करना है हमारे ट्राई कलर को, हमारे तिरंगे को फहरा कर. ओके, on 26 January 1930 people all over the country took pledge for carrying out the freedom movement with non-violent means for attainment of independence of India. Everywhere in the country the atmosphere was charged with a new spirit. अब 26 जनवरी 1930 लोगों के दिलों के अंदर मतलब एक भावना वहाँ पे आ गई थी कि ये दिन मतलब हमारी आज़ादी का दिन रहेगा. उस दिन से हमने खुद को आज़ाद वहाँ पे समझ लेना है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके रूल किसी ने नहीं मानना है. हम अपने खुद के रूल बना रहे हैं और हमारी कंट्री इस दिन से मतलब 26 जनवरी 1930 से आज़ाद हो जाएगी. और इसके लिए बहुत से सारे लोग क्यूरियस थे. एक नया चार्ज, एक नया स्पिरिट सब लोगों के अंदर आ चुका था, एक नया सा माहौल वहाँ पे बना हुआ था. ओके, then by this way we have completed this chapter. I hope that you have understood all the points of this chapter. Okay, bye.